नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार, तिथि एकादशी है और चलिए देखते हैं आज की 25 मुख्य खबरें पर। उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार की 28 जनवरी 2026 की सुबह प्लेन क्रैश में मौत हो गई। खबरों की माने तो प्लेन लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। प्लेन में 2 पायलट समेत कुल 5 लोग सवार थे। हादसे में प्लेन पूरी तरह जलकर राख हो गया। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र के बारामती सीट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। वह महाराष्ट्र विधानसभा में ही विपक्ष के नेता थे। देवेंद्र फडणवीस सरकार में पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ऐतिहासिक आजाद मैदान में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 1719 जो दिल्ली से आ रही थी ने 28 जनवरी 2026 को दोपहर लगभग 1:05 बजे पहली बार लैंडिंग सफल नहीं कर पाई क्योंकि उसके लैंडिंग अप्रोच में अस्थिरता थी। रनवे को छूते ही पायलट ने सुरक्षा को देखकर गो अराउंड करते तय हुए विमान को फिर हवा में उठा लिया और लगभग 10 मिनट बाद सुरक्षित दूसरी लैंडिंग कराई गई, जिससे सभी 135 यात्री सुरक्षित रहे और किसी को चोट नहीं आई। इस दौरान यात्रियों में थोड़ा दहशत का माहौल भी बन गया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में सालाना NCC PM रैली को संबोधित किया, जो महीने भर चलने वाले NCC गणतंत्र दिवस कैंप 2026 का शानदार समापन था। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र प्रथम कर्तव्यनिष्ठ युवा की थीम के तहत देश के प्रति प्रतिबद्धता, अनुशासन और चरित्र विकास पर जोर दिया और कहा कि NCC भारत के युवाओं को आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। रैली में देश भर से 2406 कैडेट्स और 21 विदेशी देशों के प्रतिनिधि शामिल थे, जिनमें 898 लड़कियां भी थीं। PM मोदी ने युवाओं की भूमिका और सेवा के महत्व को रेखांकित किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने नए UGC नियमों के 2026 के संशोधित नियम, जो विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए हैं, पर तीखा बयान दिया है। उन्होंने एक जनसभा में कहा कि सवर्ण समाज हजारों साल से गालियां खाता आया है, इसमें नई बात क्या है यह कहते हुए उन्होंने फिल्मी दृश्यों में सवर्णों के नकारात्मक चित्रण और समाज में उनकी आलोचना का जिक्र किया। उन्होंने सवर्ण समुदाय को त्याग और धैर्य वाला बताया और कहा कि उन्हें बड़े दिल से स्थिति को समझना चाहिए। अनिल सिंह यह भी स्पष्ट करते दिखे कि सरकार इन नियमों पर विचार कर रही है और नियम अभी पूरी तरह लागू नहीं हुए हैं। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और विवाद बढ़ा रहा है, क्योंकि सवर्ण वर्ग के लोगों को लगता है कि नए UGC नियम उल्टा पक्षपात कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोना और चांदी की कीमतों ने 28 जनवरी 2026 को भारत में ऐतिहासिक सर्वोच्च स्तर छू लिया, जिससे निवेशकों और बाजार में हलचल पैदा हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए लगभग 1.69 हजार रुपये से ऊपर पहुंच गई, जो अब तक का रिकॉर्ड है, जबकि चांदी की कीमत करीब 3.51 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक उछल गई है, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इस तेजी के पीछे वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, डॉलर की कमजोरी और सुरक्षित निवेश की मांग है, जिससे निवेशक कीमती धातुओं की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद का बजट सत्र 2026 से 27-28 जनवरी से शुरू हो गया, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त अधिवेशन को संबोधन से हुई। अपने भाषण में उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के लिए अवसर पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने देश की आर्थिक प्रगति, डिजिटल विकास और कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए सांसदों से रचनात्मक सहयोग की अपील की। सत्र के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026 से 27 प्रस्तुत करेंगी, जिससे मध्यम वर्ग, किसानों, उद्योग और करदाताओं को बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च 2026 के पहले हफ्ते में भारत आने की संभावना जताई है, जहां वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं और यूरेनियम, ऊर्जा, मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। यह दौरा अमेरिका के साथ व्यापार तनाव के बीच हो रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चीन के साथ किसी व्यापक व्यापार डील पर 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी, जिससे ओटावा ने अपनी व्यापार रणनीति विविध करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। कार्नी का भारत दौरा दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के आगामी केंद्रीय बजट 2026 से 27 से व्यापार जगत ने
4 प्रमुख क्षेत्रों में बड़े कदम की उम्मीद जताई है। कंपनियों और विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाना चाहिए, जिससे लॉजिस्टिक लागत कम हो और कनेक्टिविटी बेहतर हो। मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यू एडिशन को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि घरेलू उत्पादन और निर्यात बढ़े। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए स्पष्ट नीति और फाइनेंसिंग मिले और एमएसएमई सेक्टर को सस्ता और आसान क्रेडिट उपलब्ध कराया जाए ताकि छोटे व्यापार को विस्तार और रोजगार के अवसर मिलें। ये कदम देश की आर्थिक गति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली क्षेत्र में भारी बर्फबारी के बाद यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है, जिससे प्रमुख मार्गों पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है और सैलानी घंटों फंसकर परेशान हैं। बर्फीली सड़कों और भारी भीड़ के कारण वाहन धीमी रफ्तार से चल रहे हैं या रुक गए हैं, जिससे कई लोगों को अपनी कारों में रात बितानी पड़ी और कुछ यात्रियों को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा है। इसी बीच मनाली में कुछ टैक्सी ड्राइवरों पर अत्यधिक किराया वसूलने का आरोप भी सामने आया, जिसमें एक पर्यटक ने 3,000 रुपए देने से इनकार कर विवाद कर दिया। इस स्थिति ने सैलानियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बारामती हवाई पट्टी पर 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का चार्टर प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें वे और 4 अन्य लोग मृत हो गए। यह दुर्घटना लैंडिंग के दौरान तब हुई जब विमान अनियंत्रित होकर रनवे से हट गया और आग पकड़ ली, जिससे सभी सवारों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद विपक्षी पार्टियों ने व्यापक जांच की मांग तेज कर दी है। खासकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सभी अन्य एजेंसियां भरोसेमंद नहीं हैं और जांच को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराया जाना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। उनके अनुरोध को कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी नेताओं ने भी समर्थन दिया है। साथ ही एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम ने दुर्घटना स्थल पर जांच शुरू कर दी है ताकि घटना के तकनीकी कारणों का पता लगाया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई संदेश भेजा और कहा कि भारत और चीन अच्छे पड़ोसी, दोस्त और साझेदार हैं जो ड्रैगन और हाथी का साथ में नृत्य जैसा सहयोग स्थापित कर सकते हैं। इसका अर्थ है शांतिपूर्ण सहयोग और आपसी समझ का बढ़ता माहौल। उन्होंने बताया कि पिछले साल दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आया है और दोनों पक्ष आपसी चिंताओं को दूर कर सहयोग को और बढ़ावा दें। इस प्रकार का संदेश क्षेत्रीय कूटनीति में सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, खासकर हिमालयी सीमाओं और वैश्विक शांति को ध्यान में रखते हुए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 2026 से 27 शैक्षणिक सत्र के लिए 987 स्पेशल एजुकेटर पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें 493 टीजीटी और 494 पीआरटी की वैकेंसी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा समर्थन को मजबूत करना है। चयन 2 चरणों लिखित परीक्षा और इंटरव्यू/क्लास डेमो के आधार पर होगा। आवेदन प्रक्रिया का नोटिफिकेशन फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में आधिकारिक वेबसाइट के vsanghathan.nic.in पर जारी होने की उम्मीद है। इच्छुक उम्मीदवार योग्यता और आयु सीमा जैसे मानदंड पूरी करने के बाद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान, गुजरात और हरियाणा जैसे शुष्क क्षेत्रों के किसानों के लिए नई बाजरा हाइब्रिड किस्म RH-B 273 एक बड़ी कृषि सफलता साबित हो सकती है। यह दुनिया का पहला 3 तरफा बाजरा हाइब्रिड है जिसे ICR, ISAT और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिलकर विकसित किया है। पारंपरिक हाइब्रिड की तुलना में RH-B 273 में 3 अलग अलग माता पिता की लाइनों को जोड़ा गया है, जिससे यह उच्च अनाज उपज, बेहतर सूखा सहिष्णुता और अच्छा चारा गुणवत्ता देता है। परीक्षणों में इस किस्म ने लगभग 13 से 27% अधिक उपज दी और यह कम पानी वाले इलाकों में बेहतर प्रदर्शन करता है, जिससे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य और चारा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल 29 जनवरी 2026 के लिए मौसम विभाग का अनुमान बताता है कि उत्तर भारत और मध्य भारत में मौसम अस्थिर रहेगा। कई राज्यों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं के साथ तूफानी गतिविधियों के संकेत हैं, जिनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल हैं। इन इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर का असर भी बढ़ेगा, जिससे तापमान गिर सकता है और सुबह रात के समय और अधिक ठंड महसूस होगी। मौसम विभाग ने कुछ हिस्सों में बारिश और आंधी के लिए चेतावनी भी जारी की है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन के दौरान कुछ मतदाता सूची पर्यवेक्षकों के तबादलों पर आपत्ति जताते हुए उन्हें रद्द करने का आदेश दिया है, क्योंकि ये स्थानांतरण आयोग की पूर्व अनुमति के बिना किए गए थे, जो उसके निर्देशों का उल्लंघन है।
आयोग ने राज्य की मुख्य सचिव को कहा है कि SIR प्रक्रिया के दौरान ऐसे अधिकारियों का तबादला केवल उसकी मंजूरी से ही हो सकता है और यह आदेश सीधे SIR के संचालन की निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्रभावित कर सकता है। इसके लिए राज्य सरकार से जवाब भी तलब किया गया है और स्थानांतरण रद्द करने तथा अनुपालन रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के प्रतिष्ठित थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की जनवरी 2026 की एक स्टडी के अनुसार फरवरी 2022 से अब तक रूस और यूक्रेन दोनों देशों के सैनिकों के कुल मिलाकर लगभग 1.8 मिलियन से 2 मिलियन तक मारे गए। घायल या लापता होने की संभावना है, जो इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य नुकसान वाला संघर्ष बना सकता है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि रूस को अब तक लगभग 1.2 मिलियन हताहत झेलने पड़े हैं, जिनमें से लगभग 3.25 लाख मौतें हैं, जबकि यूक्रेन के लगभग 5 से 6 लाख हताहत हैं। हालांकि दोनों सरकारें आधिकारिक आंकड़े साझा नहीं कर रही हैं, यह विश्लेषण युद्ध की भयावहता को उजागर करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक धमाका ईरान के पार्चिन सैन्य परमाणु परिसर में सुनाई देने की रिपोर्ट सामने आई है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और कई मीडिया रिपोर्टों में संभावित अमेरिकी हमला या आंतरिक दुर्घटना / साबोताज के अनुमान लगाए जा रहे हैं। पार्चिन को लंबे समय से परमाणु कार्यक्रम से जुड़े एक बेहद संवेदनशील स्थल के रूप में देखा जाता रहा है, जहां उच्च विस्फोटक परीक्षण और मिसाइल / न्यूक्लियर से जुड़ी परियोजनाएं संचालित होने का संदेह रहा है। इस वजह से किसी भी विस्फोट की खबर क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक कूटनीति की चिंता पैदा करती है, खासकर जब यूएस की मिलिट्री मौजूदगी मध्य पूर्व में बढ़ी हुई है। हालांकि अभी तक स्वतंत्र या आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बहराइच और जरवल रोड के बीच 65 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन के निर्माण के लिए 530 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है, जिससे क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति के बाद अब 62 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है और 3 नए स्टेशन व 1 हॉल्ट भी बनाए जाएंगे। इस परियोजना से बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और आस पड़ोसी इलाकों में यात्रा सस्ती, तेज और सुविधाजनक होगी और आर्थिक सामाजिक विकास को बल मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल के दिनों में ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप यूएस तनाव और सुरक्षा चिंता बढ़ी है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे या नियंत्रण की बात की थी, जिससे यूरोपीय देशों में बेचैनी का माहौल बन गया और वहां की सरकार तथा नाटो सहयोगियों ने अपनी सुरक्षा तैयारियां मजबूत की। इसी बीच फ्रांस ने अपने परमाणु चालित एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल सहित लगभग 40 राफेल लड़ाकू विमानों को उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक क्षेत्रों में भेजा है, जिससे क्षेत्र में रणनीतिक उपस्थिति और समर्थन दिखाने का प्रयास हुआ है। यह कदम ग्रीनलैंड और आसपास के इलाकों में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच यूरोपीय सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर 27 जनवरी 2026 को सहमति बनी है, जिसे सबसे बड़े डील के रूप में देखा जा रहा है। इस समझौते के तहत लगभग 99% भारतीय निर्यात को यूरोपीय बाजार में विशेष शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी, जिससे भारत के लिए लगभग 6.4 लाख करोड़ रुपए के निर्यात को EU के 27 देशों में बेहतर अवसर मिलेंगे। इससे खास तौर पर टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, फार्मा, चमड़ा, रसायन, चाय मसाले और कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जिससे डेली मार्केट और थोक कारोबार में लगभग 20% तक वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है और MSME, रोजगार और मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत कनाडा राजनयिक रिश्तों में सुधार के बीच एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल फरवरी 2026 में कनाडा की यात्रा पर जाएंगे और वहां वे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करना और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूत करना है, खासकर उन गतिविधियों पर चर्चा के लिए जिनसे खालिस्तानी समर्थन से जुड़ी चिंताएं उठती रही हैं। डोभाल की यात्रा मार्च में भारत आने वाले मार्क कार्नी के दौरे से पहले की रणनीति का हिस्सा है, जिससे दोनों देशों के राजनयिक और आर्थिक रिश्तों को फिर से पटरी पर लाया जा सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।